राहुल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और मेरे द्वारा बताया गया आपकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा होगा। जो भी मैं आपको मेथड से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर रहे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने एमपी कांस्टेबल जो कि 2017 में लास्ट टाइम हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट किया था हमने। और बेसिकली हम मैथ्स के क्वेश्चंस को उठा रहे थे और हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी के आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आज हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और 11वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड ऑफ बोट इज़ इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कोई बोट है जो कि क्या बोलते हैं स्टिल वाटर, मतलब कि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या बता रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या होता है धारा। धारा की गति कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मेनी मिनट्स वुड द बोट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब हमसे ये कहा गया है कि यदि कोई बोट है वो डाउन स्ट्रीम चलती है तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लेगी। तो हमको बेसिकली इसमें टाइम फाइंड करना है। कुछ टर्म्स आए हैं जिसे इसमें, जैसे डाउन स्ट्रीम आया, एक होता है अप स्ट्रीम होता है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बोट और स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। बोट और स्ट्रीम में क्या चलता है, एक होता है धारा। जैसे मान लीजिए ये धारा चल रही है, यदि धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं स्ट्रीम। क्लियर, धारा को क्या बोलते हैं स्ट्रीम। यदि बोट की स्ट्रीम और धारा की स्ट्रीम, मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक बोट है, इसको मान लेते हैं बोट। यदि धारा की स्ट्रीम और बोट की स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में होती है, तो बोट और किसकी स्ट्रीम, बोट और किसकी स्पीड, धारा की स्पीड, मतलब कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है प्लस हो जाती है। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल क्या बताया मैंने आपको, कभी भी धारा की स्पीड और बोट की स्पीड यदि सेम डायरेक्शन में होती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट इसको धारा के अनुकूल कहते हैं। और यदि ये धारा के विपरीत हो, क्या हो, धारा के विपरीत, यानी क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा, धारा की स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम और किसकी स्पीड, बोट की स्पीड, धारा की स्पीड और बोट की स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस केस में क्या होता है, बोट की स्पीड और धारा की स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ बताने का मतलब मेरे को मतलब ये है कि कभी भी जब धारा और नाव दोनों एक ही डायरेक्शन में बहेंगे या चलेंगे तो क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, धारा अगर राइट साइड जा रही है और स्पीड यदि बोट लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमको बस इस कॉन्सेप्ट से इतना ही चीज़ बताना था। बोट और स्ट्रीम में यही कॉन्सेप्ट चलता है। यदि अप स्ट्रीम कहा है तो दोनों को माइनस कर देंगे और डाउन स्ट्रीम कहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। अब आगे हमसे क्वेश्चन ने पूछा डाउन स्ट्रीम, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड बताया। और इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर। हम क्या मान लेते हैं, बोट की एक स्पीड है, बोट को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, बी से। बोट की स्पीड कितनी दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर बोला है। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम की स्पीड को हम किससे ले लेते हैं, एस से इंडिकेट करते हैं। तो हमको इंडिकेट करना ईजी हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर बोला है। तो हमको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम बोला। यदि ये डाउन स्ट्रीम जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम कहा, डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या बताया आपको, यानी कि धारा के अनुकूल।
क्या जाएगा, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल जाएगा मतलब कि धारा भी एक ही दिशा में बह रही है और बोट भी उसी दिशा में चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, v + s। तो बोट की स्पीड कितनी है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर्स और स्ट्रीम की स्पीड कितनी 5। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब बोट क्या है किस साइड किस तरफ ट्रेवल करेगा, जिस तरफ स्ट्रीम की डायरेक्शन है, तो कितना चलेगा ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलेगा। अब हमसे पूछा क्या है कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगेगा यदि वो डाउन स्ट्रीम चलता है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, टाइम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस कितना है हमारा 5 किलोमीटर और स्पीड कितनी है हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और क्या होगा ऊपर चल जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 15। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3 और आ जाएगा। लेकिन हमसे जो समय पूछा गया वो किस में पूछा गया है, मिनट्स में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, और की जगह पे क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 20 मिनट। और यही आपका आंसर है। और इसमें क्या ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 है। अब तक हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। द एज ऑफ दी 2 पर्सन्स डिफर बाय 2 ईयर्स। 2 पर्सन्स हैं, उनके एज का उम्र का अंतर कितना दिया है, 2 साल दिया है। इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 144। यदि उनके एज का सम का जो क्या है स्क्वायर रूट है वो कितना है 144 के इक्वल है। देन फाइंड द एज ऑफ द एल्डर बिटवीन द 2 पर्सन। मतलब कि 2 पर्सन्स में से बड़े वाले का उम्र हमको बताना है कि कितने साल का होगा। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहा है, हम मान लेते 2 पर्सन है, पहला पर्सन क्या है x है और दूसरा क्या मान लेते हैं y। इन दोनों की एज का अंतर कितना दिया है, डिफरेंस बिटवीन, डिफर कितने साल से करते हैं 2 साल से, तो हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, एक और क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस। यदि उनके एज का सम यानी कि उन दोनों के एज का जोड़ कितना दिया है इज इक्वल, कितना बराबर है, इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 के किसके बराबर है, वर्गमूल के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-12 आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। यहाँ से प्लस माइनस लिख लेगा, लेकिन कभी भी एज क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या कंसिडर करके चलेंगे +12। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, x - y बराबर कितना दिया है 2 आया है, और क्या दिया है x + y इज इक्वल टू 12 आया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ माइनस का x है प्लस का y है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x विल बी इक्वल टू 14, x विल बी इक्वल टू 7। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7 आ गई। x कितने का आ गया 7 का आ गया। तो y कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू को फर्स्ट में या सेकंड में। या हम मानते हैं कि क्या करते हैं फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं हम वैल्यू को क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो क्या दिया है हमारे पास x - y इज इक्वल टू कितना दिया 2 दिया है। तो x की वैल्यू हमने कितना फाइंड की है 7। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 5। यानी कि हमारा क्या आ गया, दोनों ऑप्शन में पहला व्यक्ति कितने साल का है 7 साल का है और दूसरा कितने साल का है 5 साल का। तो हमसे पूछा किसका है, एल्डर वन। एल्डर मीन्स बड़े वाले की एज फाइंड की। बड़े वाला कितने साल का है 7 साल का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं, जो कि आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। रिटेलर बाइज ए वॉशिंग मशीन मार्क्ड एट 4800 एंड गेट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%, 15% एंड 5%। इसमें कहा गया है कि कोई दुकानदार है क्या करता है, एक वॉशिंग मशीन खरीदता है जिसका मार्क प्राइस, मार्क रेट मतलब क्या होता है MRP, किसी भी चीज़ का अंकित मूल्य कितना दिया है 4800 रुपये दिया है। मार्केट प्राइस कितना दिया है 4800 दिया है। और 4800 मार्क प्राइस क्या होता है, उसको कितने मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब उसको 2
लगातार डिस्काउंट या क्रमागत डिस्काउंट कितने दिए जाते हैं? पहला कितना दिया है? 15% का डिस्काउंट दिया गया। दूसरा कितना बोला गया है? 5% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि 4800 रुपये उसकी अंकित मूल्य थी और उस पर 15% व 5% की छूट दी गई। इफ़ ही स्पेंड 124 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि 124 रुपये उसने कितने परिवहन पे खर्च किया। एंड सेल द वॉशिंग मशीन एट ए गेन ऑफ 13%, और उसने किसने वॉशिंग मशीन को कितने 13% लाभ पर यदि बेचा है, तो हमको ये बताना है कि देन द फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन, मतलब कि वो 13% जो लाभ पे बेचा गया है उसका सेलिंग प्राइस बताना है। मतलब कि उसने बेसिकली जो 4800 की वॉशिंग मशीन को 2 डिस्काउंट के बाद खरीदा और 124 रुपये उसने किस पे खर्च किया? ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया। उसके बाद भी उसने 13% लाभ लेकर बेचा, तो उसको कितने रुपए में बेचा, हमको ये हमको फाइंड करके बताना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि क्या क्या 4800 रुपीज़, मतलब कि क्या बोला है? MRP कितना है? मतलब किसी भी चीज़ का MRP मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है? 4800 रुपये बोला गया। अंकित मूल्य कितना दिया है इसका? 4800 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। इसके आगे क्या कहा गया है? इसको कितने बार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, कितना? 15% और 5%। इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? 15% और 5% को देखिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तो इस किस फॉर्मूले से? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से फाइंड कर सकते हैं। या फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? जैसे 15% बोला है, 15% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब कोई भी चीज़ जो 100 की थी उसको कितने में बेचा गया है? 85 में। फिर 5% का फिर से दोबारा डिस्काउंट दिया गया, मतलब कोई चीज़ यदि 100 की थी उसको फिर कितने में बेचा गया? 5% कमी, मतलब 95 में बेचा गया है। तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस में जो भी कटता है उसको हम काट लेते हैं, इससे भी करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे 4800 रुपये पे 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो जो कितना रुपया था आपका? 4800 था। 4800 पे डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट। कभी भी परसेंटेज में डिस्काउंट जैसे 15% कमी या वृद्धि बोला गया है तो 100 के बेस पे होता है। 100 पे यदि 15% का आपको क्या दिया गया? डिस्काउंट, तो 100 में से कम होगा कोई भी चीज़, बटे में 100, ये दिख गया, ठीक है। और फिर दोबारा क्या कहा गया है? कितने का? 5% का डिस्काउंट। जब भी कभी डिस्काउंट की बात करें तो किस में से डिस्काउंट होता है? 100 में से। 100 में 5 की कमी, ये कहा गया। इसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ये 4800 हुआ इंटू 100 में से 15 गया, कितना बचा? 85 अपॉन 100 इंटू कितना हुआ? 95 अपॉन 100। ये जो भी आएगा ये क्या होगा आपका? कॉस्ट प्राइस, मतलब कि आपने इतना रुपए चुकाया होगा वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और ये किससे कट जाएगा? 5 से काट दीजिए। 5 1 5, 5 9 45, 20 आ गया। फिर किससे कट जाएगा? 4 से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 1 वो 4, 4 2 8, फिर 4 5 20। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 1 5, कितना बचा? 3 5 7 35। मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या निकलेगा? कितना आएगा कॉस्ट प्राइस हमारा? 12 इंटू 17 इंटू 19। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कितना आ जाएगा? 17 34 का 4 हासिल 3, 17 एकम 17, 17 3 कितना हो गया? 20। 204 गुणे 19। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी आपकी? 1900 को 76, 19 दूनी 38। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 3876 रुपीज़। हमारा मतलब कि हमको जो 4800 रुपये का सामान था वो डिस्काउंट 2 डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ा हमको? 3876 रुपये का पड़ा। लेकिन इसके बाद और क्या कहा उसने? 124 रुपये खर्च किए। किस पे? चीज़ पे खर्च किए? ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब वो भी अपने जेब से ही लगाएगा। तो ये जो 124 रुपये आया वो कहाँ ऐड होगा? जैसे माल भाड़ा जो होता है, कितना रुपये आया? 124 रुपये, ये भी अपने ही जेब से चुकाएगा। तो कितने रुपये हो जाएगा? मतलब बेसिकली उसको 4800 रुपये का जो वॉशिंग मशीन था खरीदने और उसके दुकान तक लाने में 4000 रुपये उसको चुकाना पड़ा। तो हमको पूछा गया है कि 13% लाभ पर यदि वो बेचता है तो 13% लाभ पे कैसे बेचेंगे इसको? मतलब ये 100 की वैल्यू कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस ये दिया है, तो 100 की वैल्यू कितनी दिया है? 100% की वैल्यू कितना दिया है? 4000, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000। लेकिन इसमें 13% का लाभ, मतलब 13% का लाभ कितना हो जाएगा? 100 धन 13, 113% का लाभ निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 4000 बटे 100 गुणे 113। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा। 13 चौको कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, 13 चौको बोल रहा हूँ। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 0, मतलब कितने रुपए का?
4520 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने प्रतिशत का, 13% का लाभ होगा। और यही आपका आंसर, देखिए 4520, हाँ 4520 ये आपका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसको चाहते तो आप यहाँ से 4800 जैसे गिवन है, इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे भी मेथड से आप फाइंड करते और 4800 में से उसको कम कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये इजी मेथड लगा मुझे, तो 4800 का आपने क्या करते, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, पहले 15% का फिर 5% का। जब इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ से आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। लेकिन कॉस्ट प्राइस में एक चीज़ और कहा कि आपको इसमें माल भाड़ा भी आप ही को देना, और माल भाड़ा हमारा कितना आया, 124 रुपये आया। जब 3876 में हमने 124 रुपये जोड़ा तो हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो भी 4800 रुपये की वॉशिंग मशीन थी, 4000 रुपये तक में हमारे दुकान तक में आने में हमारा पैसा लगा। फिर उसका हमने 113% के लाभ पे बेचना है। जब 4000 रुपये की वॉशिंग मशीन को 113% के लाभ पे बेचा तो हमको कितना, 4520 रुपये का पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछला क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास के चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है द एज ऑफ ए इज 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन्स। मतलब कि कोई ए है, उसका जो एज है उसके बच्चे की एज से 6 गुना है, और एज फादर इज 40 ईयर ओल्डर देन हिम, और ए के जो पिताजी हैं वो ए से 40 साल बड़े हैं। टुगेदर दे आर 118 ईयर्स। मतलब कि तीनों का, किसका, ए के बच्चे का और ए के पिताजी, तीनों का अगर एज को एक साथ टुगेदर किया जाए तो वो कितने साल के होते हैं, 118 साल उनकी एज के सम आता है। मतलब यहाँ पे 3 लोग हैं, हम मान के चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम मानते हैं कि सबसे पहले तो ए है, फिर ए का क्या है, कोई सन है, फिर ए का क्या है, एक फादर है, और इनका रेशो क्या दिया है, बोल रहे हैं कि द एज ऑफ ए इज 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यदि इसका सन हमको क्या मान लेते हैं, x साल का है, यदि ए के बच्चे की एज कितनी है, x ईयर्स है, तो ए कितना है, 6x है हुआ। और क्या कहा है फिर इसके बाद, पहला रिलेशन सन और फादर में दिया है, उसके बाद क्या बोला, ए और उसके फादर के बीच में दिया, ए और इसके फादर के बीच में क्या बोला, और एज फादर इज 40 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब कि ए के जो पिताजी हैं ए से कितने साल बड़े हैं, 40 साल बड़े हैं। तो ए कितने साल का है, 6x का है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 40। मतलब ए की एज कितनी, 6x है, सन कितना है, x है, और पिताजी कितने हैं, 6x प्लस 40 है। और हमसे कहा क्या गया है, यदि तीनों की एज को सम किया जाए तो कितना आता है, 118 आता है। किसका किसका, ए का एज 6x, उसके सन का एज x, तथा उनके पिताजी का, ए के पिताजी का एज कितना हो जाएगा, 6x प्लस 40। कितना है, तीनों का सम कितना दिया है, 118 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 1 7x, और 6 कितना हो गया, 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 118 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30x क्या आ जाएगा आपका, 118 माइनस 40, 30x बराबर कितना हो जाएगा, 8 7 x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। ए की x की एज कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ए। तो ए की उम्र क्या है, ए की एज हमने कितनी मानी है, 6x। तो ए कितना आ जाएगा, x की जगह पे 6 की, x की जगह पे कितनी वैल्यू आज पुट कर देंगे, 6। तो ए की एज कितनी आ जाएगी, 36 ईयर, 36 ईयर्स। यही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जो कि आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इज 75। 50 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 75 दिया गया है। इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, उनमें से यदि एक छात्र, कोई भी एक छात्र है, उसका स्कोर क्या लिख दिया हमने, 36 लिख दिया है, इंस्टेड ऑफ 86। 86 की जगह पे हमने कितना लिख दिया है, 36 लिख दिया है। तो यदि हम इसको करेक्ट कर ले, जो भी डेटा हमने गलत लिखा है यदि उसको करेक्ट किया जाए तो हमको क्या बताना है, करेक्ट एवरेज बताना है। जो हमारा सही एवरेज रहेगा वो कितना मार्क्स होगा वो बताना है। तो हमने लिख क्या दिया है, 36। ये क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है हमारा, मतलब गलत मार्क्स लिख दिया है। और राइट क्या है, 86। कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, होना कितना चाहिए था, 86, और लिख कितना दिया है, 36। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 50 का। और ये 50 का अंतर जो आ रहा है, 50 अंकों का अंतर आ रहा है, कितने छात्रों के बीच में आ रहा है, 50 का अंतर 50 छात्रों के बीच में। 50 बन जा 50, मतलब एक मार्क्स क्या होंगे हमारे, बढ़ेंगे। प्लस क्यों होगा, क्योंकि हमने 50 मार्क्स कम लिखे थे। और हमारा एवरेज कितना आ रहा था, हमारा एवरेज कितना था, 75। तो जो भी यदि ये वैल्यू नेगेटिव में आती तो माइनस हो जाता। जो भी हमारा एवरेज स्कोर था पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस 1, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, 76
करेक्टेड एवरेज मार्क्स होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ये तो एक डायरेक्ट तरीका हुआ। और जो मेथड हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, क्या दिया 50 और ये क्या है आपका मेथड नंबर फर्स्ट। और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 50 छात्रों का कितना दिया है 75, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 50 छात्र हैं उनने कितने 75 अंक पाए, तो इनका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 0 7 5 35 कैरी 3 7 नहीं हाँ सॉरी 5 5 25 कैरी 2 5 7 35 और 2 37, मतलब 50 छात्रों ने टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए 3750। और लिखना कितना था 36, जो कि गलत है, लिखा कितना 36 और लिखना कितना था 86। ये क्या था राइट। दोनों का अंतर कितने का है 50 का, अंतर कितने का है 50 का। तो ये जो 50 का अंतर है हमने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। लिखना 86 था और लिखा क्या हमने 36। तो ये 50 मार्क्स जो होंगे, जो भी मार्क्स आए हैं उसमें प्लस हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे 3750 प्लस 50, मतलब टोटल कितने हैं 3800 मार्क्स आने चाहिए थे और आए कितने हमारे 3750। तो क्या करेंगे हम 3800 को किससे डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, 3800 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट है 50, 0 से 0 गया, 5 7 35 कितना बचा 3 5 6 30, तो भी हमारा क्या आया 76 आंसर आया। और हम इसी मेथड को हम बेसिकली फॉलो करते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिए ये वाले मेथड को, जो हमने पहला मेथड बताया काफ़ी इजी है। दोनों का डिफरेंस कितना है 50 का, और 50 का डिफरेंस कितने लोगों में है 50 में, तो कितना बढ़ा 1। यदि माइनस होता तो हम 75 जो भी एवरेज था उससे माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा तो हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया है 1। ये क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये क्वेश्चन अपना इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। इसको मैं समझाने से पहले बेसिकली आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन कहा गया है कि ए ट्रेन टेक्स 8 सेकेंड्स टू क्रॉस ए 75 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। कोई ट्रेन है जो कि 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेती है 8 सेकंड समय लेती है, एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ट्रेन की स्पीड भी दी हुई है, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है और समय भी दिया हुआ है। तो क्या पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन, हमको किसकी लंबाई बतानी है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 150 मीटर 200 मीटर 125 मीटर या 225 मीटर। ये बेसिकली ट्रेन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करवाऊंगा मैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ ट्रेन का। देखिए कभी भी स्पीड या डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या करते हैं, जब भी सेम डायरेक्शन में हो, यदि दोनों की स्पीड सेम हो तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होती है, स्पीड हमेशा माइनस हो जाती है, S1 माइनस S2 लिख सकते हैं। जैसे दो स्पीड दिया है, जैसे दो ट्रेनें हैं, दोनों की डायरेक्शन यदि सेम है, ट्रेन भी मान लीजिए लेफ्ट टू राइट जा रही है और दूसरी ट्रेन भी लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो दोनों की ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और यही क्या होता, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। यदि सेकंड कंडीशन, यदि एक ट्रेन की स्पीड इस तरफ है, ट्रेन कार बाइक कुछ भी बोल सकता है, या यदि दोनों की स्पीड क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये बताया मैंने आपको कि यदि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड विल बी माइनस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, और इन केस दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी अपोजिट होगी तो उस समय क्या होगा, इनका स्पीड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। दो कॉन्सेप्ट ये हुआ। थर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, कभी भी किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और एक और कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यदि मीटर पर सेकंड में यूनिट दी हुई है और इसको किस में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में यदि बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। ये चार कॉन्सेप्ट हुआ। एक और चीज़ पांचवा, यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी पोल को या किसी खंबे को पार करती है, दैट मीन्स वो अपनी खुद की स्पीड को पार कर रही है, मतलब खुद की लंबाई को कवर कर रही है। और यदि दिया जाए मतलब कि खुद की लंबाई को दिया गया है, ऐसा लिख सकते हो, पोल को हो गया या फिर क्या हो गया मैन को, या किसी मैन को क्या कर रही है क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन की सेल्फ की लंबाई क्या बोल सकते हैं, ट्रेन की लेंथ बोल सकते हैं, यानी कि खुद की लंबाई को क्रॉस करती है। और यहीं पे यदि किसको, किसी ब्रिज को या फिर किसको, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उस केस में क्या होगी, ट्रेन तो अपनी खुद की लंबाई को तो क्रॉस करेगी, साथ में ही क्या होगा ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो हम दोनों का क्या कर देंगे सम कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, पूरे ट्रेन में या फिर स्पीड और डिस्टेंस में काम करेगा आपके। फिर मैं इसके बाद ये क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ए ट्रेन टेक्स 8 सेकंड टू क्रॉस ए 75 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म।
तो क्या दिया है इसमें, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी है, 75 मीटर दिया गया है। और ट्रेन की स्पीड कितनी दी है, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लीजिए कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया है। और टाइम कितना लग रहा है इसको ट्रेन को क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म को 8 सेकेंड। तो पूछा क्या गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। मैंने क्या बताया आपको, एक तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, किसकी लेंथ पूछी, ट्रेन की लेंथ। स्पीड कितनी है हमारे पास, 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है ना। और डिस्टेंस किस में गिवन है, मीटर में, कितना मीटर है। लेकिन डिस्टेंस मैंने क्या बताया आपको कि किसी पोल को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को क्रॉस करता है, दैट मीन्स अपनी ही लेंथ को कवर करता है। तो हम मान सकते हैं कि इसमें हमको ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, और साथ में डिस्टेंस के केस में अपनी लेंथ तो चलेगा ही, साथ में क्या चला, प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, लिख लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ट्रेन की लेंथ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना दिया है, 75 मीटर गिवन है हमको, 75 मीटर गिवन है। और टाइम कितना गिवन है हमको, हाँ टाइम कितना गिवन है, 8 सेकंड गिवन है। अब एक चीज़ देखेंगे आप, ये किलोमीटर पर आवर में है और इधर कितना दिया, मीटर पर सेकंड में दिया। तो मैंने आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर को कभी भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ट्रेन की लेंथ तो हमको फाइंड करनी है, और ये क्या दिया है आपका, 75 चल रहा है साथ में, और ये 8 सेकंड हो गया। इसी के 18 5 90 कितना हो गया, 25, ये कितना आ गया आपका 25 आ गया, इज इक्वल टू कितना होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस 75 अपॉन में कितना हो गया 8। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस 75 मीटर। 25 8 से कितना होता है 200 इज इक्वल टू TL प्लस 75। तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 200 से किसको माइनस कर देंगे, 75 को। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, 125 मीटर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको। जब भी मिक्सचर या एलिगेशन के क्वेश्चन दिखे तो आपको एक तरफ सस्ती या महंगी वैल्यू रखना है, या फिर इस तरफ क्या होगी, महंगी या सस्ती। यानी कि एक तरफ यदि आप चीपर लेते हैं तो दूसरी तरफ आपको कॉस्टली चीज़ लेना पड़ेगा, और एक तरफ यदि आप महंगी चीज़ लेते हैं तो दूसरी तरफ आपको सस्ती चीज़ लेना पड़ेगा। और जो इनके बीच की एक मिक्सचर वाली वैल्यू रहेगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में, इनके रेंज में लाई करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि इस तरफ 5 दिया है और इस तरफ यदि 10 दिया है तो जो बीच वाली वैल्यू रहेगी 5 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। हो सकता है 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, लेकिन 10 से ज़्यादा और 5 से कम नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं बताना था। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अगला वाला, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन वॉट रेशो मस्ट 50 रुपीज़ पर केजी सॉल्ट भी मिक्सड विथ 80 रुपीज़ पर केजी सॉल्ट। इसमें कहा गया कि 50 रुपये कीमत वाले नमक को 80 रुपये कीमत वाले नमक के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि वो 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा सके उस चीज़ को। कई बार करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे चावल बेचते हैं, पतला चावल रहता है उसमें किस चीज़ को मोटा चावल मिला देते हैं। पतले चावल की कीमत मान लीजिए 40 रुपये पर केजी है और मोटा चावल 20 रुपये पर केजी है, तो दोनों को मिला करके वो 35 रुपये पर केजी के हिसाब से बोलेंगे, और मार्केट में बोलेंगे हम पतला चावल 35 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, मार्केट से कम प्राइस में बोल रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे दुकानदार करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये रेशियो पूछा है, तो पहला क्या बोल रहा है, पहला वाला कितना 50 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या बेच रहा है 80 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। मैंने आपको बताया एक साइड बड़ी वैल्यू एक साइड छोटी वैल्यू लिखते हैं, और बीच में क्या रखते हैं, जो वैल्यू कितने रुपए के हिसाब से बेचना चाहता है 60 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो ये 60 है, 50 और 80 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। अब क्या देखेंगे, इससे इसको माइनस करते हैं, 80 में से 60 गया, यहाँ इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं ऐसे, ये इधर से दिखा जाएगा। तो 80 में से 60 गया, कितना बचा 20। फिर इस वाली वैल्यू से इसको घटाते हैं, मतलब एक साइकिल चलता है, अगर 80 से इसको घटा रहे हो तो इससे ये घटेगा, या उल्टा भी चला सकते हैं। तो 50 से 60 घटेगा तो 60 से 80 घटेगा। अभी हमने कहाँ चलाया है, एंटी क्लॉक वाइज चला रहे हैं हम लोग, नहीं सॉरी क्या, हाँ क्लॉक वाइज चला रहे हैं। तो 80 से किस में आए, 60 में आए, 60 से फिर 50 में गया, तो 60 से 50 जाएगा तो 10 बचेगा। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और
1 के अनुपात में यदि हम चावल को मिलाएं, सॉरी नमक को मिलाएं, तो हमारा क्या बोलते हैं, हम इसको 60 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल कर पाएंगे। और हमारा 2 और 1 का अनुपात कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है, जो कि आप सभी से बन जाएगा, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। इसको मैं 2 मेथड से बताऊँगा आपको। पहला तो आपको सभी को आता होगा कि भैया एवरेज कैसे निकालते हैं। फर्स्ट मेथड ले लीजिए आप। फर्स्ट मेथड में आपको सबको पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर दिए हैं उन सभी का सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर हैं, तो जितने भी नंबर सम ऑफ गिवन नंबर क्या क्या गिवन है हमको, 62 + 54, इसका क्या करना है, सम करना है सबको, +44 + 36 + 28 + 22 अपॉन कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सबको सम कर लेंगे। 4 2 6, 6 4 10, 6 16, 8 24 और 2 26, बचा कितना 2, 6 2 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20 और 2 22 और 2 24, कितना आया हमारा 246/6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 6 एकम 6, मतलब आपका एवरेज कितना आएगा 41। आई होप ये तो सबको ही निकालते बनता, सबका मतलब सबको ही आता होगा। अब क्या करते हैं, इसको मैं एक और मेथड से आपको बताना चाहूँगा। एक और मेथड क्या करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी नंबर गिवन है उसमें हम क्या करते हैं, एक एवरेज को हम एज्यूम करके चलते हैं। हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 62, 54, 44, 36, 28 और 22। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इन नंबर्स देखा 22 और 62 के बीच में जो नंबर लाई कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एक एवरेज को लेकर, जो भी आपको लग रहा हो। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें हम एक ऑप्शन किसको 40 को एवरेज मान लेते। तो हमने क्या माना है कि हमारा एवरेज क्या है, 40 हमने एज्यूम किया, माना है। अब इसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 40 को किससे कंपेयर करेंगे, 62 से। तो कितना आ जाएगा ये 62 कितना ज़्यादा है, प्लस का 22, हमको विथ सिंबल लिख लेना है, ठीक है। 54 को जब कंपेयर किया तो ये क्या है, प्लस का 14 ज़्यादा है, 40 से क्या है ज़्यादा है। 44 क्या है, प्लस का 4, मतलब 40 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 36 की बात करें तो कितना कम है, 40 से -4 है। 28 जैसे देखा हमने, 28 कितना कम है, 40 से माइनस का 12 कम है। और 22 40 से कितना कम है, माइनस का 18। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, मतलब सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे, प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। और जो भी वैल्यू बड़ी रहेगी उसको, अगर मान लीजिए वैल्यू माइनस की आती है तो हम इस 40 में से क्या करेंगे, उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। यदि 40 से वैल्यू ज़्यादा आती है तो उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हम इसमें ऐड करके देखते हैं, 22 14 और 14 4 कितना हो गया, 2 4 6, 6 4 10 का 0, हाथ का कितना आया 1 2 और 1 3 1 4 40, मतलब इसका पॉजिटिव वालों का सम कितना आया 40 आया। और नेगेटिव का देख लेते कितना आ रहा है, 30 - 34 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 34 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 34। जब दोनों को सम करते हैं, प्लस का 40 और माइनस का 34, दोनों को यदि हम सम करते हैं, कितना 40 और सब करेंगे तो कितना, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। किसका आएगा, 6 आएगा। क्या आया, 6 आया। और 6 किस चीज़ का आया है, प्लस का आया। लेकिन 6 जो है कितने नंबर्स में से है, 6 जो है कितने नंबर में से, टोटल नंबर कितने 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे जो भी नंबर आता है, मान लीजिए माइनस का 6 होता तो हम किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर से हमेशा उस नंबर को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू प्लस की आई थी, जब हमने 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया। दैट मीन्स हमारा जो भी ये पॉजिटिव 1 आया, मतलब हमने जो एवरेज माना है उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, +1। तो हमारा नया एवरेज क्या आ जाएगा, 41 आंसर। ये एक नया मेथड है जो आपको पता चला होगा। ये पहले से भी कुछ लोगों को आता होगा, और ये मेथड तो सभी को आता ही है। मैंने आज जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। आज क्वेश्चंस को यहीं तक करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँ। सॉरी अभी बोलता हूँ क्योंकि मैं बीच में वीडियोज़ नहीं दे पाया, काफ़ी के डिस्टेंस के बाद, काफ़ी गैप के बाद मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं। अब कोशिश करूँगा कि डेली मैं आपको 1 या 2 वीडियोज़ जितने अपलोड कर पाऊँ। और आप लोग प्रैक्टिस करिए। और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जैसे कि कहा गया है जनवरी में होगा, 16 जनवरी से आई थिंक स्टार्ट होने वाला है। तो हम मान के चलते हैं कि एमपी गवर्नमेंट इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और हम अपनी तैयारी को अच्छे से रखेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेरीज हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।